गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग। देखिए देखिए लास्ट क्लास में ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट आता है, तो ये उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो हमें याद रखना कि जब भी हम किसी भी कंप्यूटर की बात करें, तो हमने कहा कि कंप्यूटर में कोई भी जो भाग होता है, ठीक है, हम कहते हैं कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट या तो क्या माना जाता है, हार्डवेयर, और या फिर क्या माना जाता है, सॉफ्टवेयर। क्या ठीक है, जब भी किसी भी कंप्यूटर के अंतर्गत, ठीक है, कंप्यूटर के अंतर्गत हार्डवेयर को चलाने की बात होती है, तो हार्डवेयर को चलाने के लिए हम एक सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। और इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यार, ये ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? देखिए, हम कहते हैं हार्डवेयर के जो सबसे नजदीक सॉफ्टवेयर होता है वो कौन है? ओएस है। या किसी भी हार्डवेयर को चलाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया गया है? ऑपरेटिंग सिस्टम। किसी भी हार्डवेयर और यूजर के मध्य, तो ये जो इंटरफेस प्रदान करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए मैनेजर के रूप में काम करता है। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम सभी रिसोर्सेज को मैनेज करने का कार्य करता है। ठीक है, जिसमें हमने कहा कि मेन इसका कार्य रिसोर्स मैनेजमेंट है। रिसोर्स में सब कुछ आ जाता है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सब कुछ है। ठीक है, जिसमें हमने कहा मेमोरी मैनेजमेंट हो सकता है, प्रोसेस मैनेजमेंट हो सकता है, फाइल मैनेजमेंट हो सकता है, ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो सकता है, यूजर मैनेजमेंट हो सकता है, एरर को हैंडल करने का कार्य हो सकता है, जॉब अकाउंटिंग का कार्य हो सकता है। ठीक है, ये सब कार्य जो किए जाते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं। लेकिन जब भी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल की बात की जाए, ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के गोल या ऑब्जेक्टिव की बात की जाए, तो हमने कहा कि मेन आपका प्राइमरी गोल जो होता है वो क्या होता है? बताओ, मेन प्राइमरी गोल क्या होता है? एक कन्वीनियंस कहते हैं। कन्वीनियंस का मतलब सरलता। ठीक है, हम कहते हैं कि कंप्यूटर को इतना आसान बना देना कि कंप्यूटर पे कोई भी उपयोगकर्ता आसानी से क्या कर सके? काम कर सके। ठीक है, दूसरा जो आपका सेकेंडरी गोल होता है, वो सेकेंडरी गोल कौन सा होता है? एफिशिएंट। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट का मतलब, ठीक है, हम कहते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी होती है जो भी संसाधन होते हैं, उन सभी संसाधनों को आपके कार्य क्षमता के आधार पर सही तरह से क्या करना? आवंटित करना। तो यहाँ पे देखो, ये हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी गोल क्या होता है, आपका सेकेंडरी गोल क्या होता है। ठीक है, एग्जाम में देखो एक ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं आजकल की, विच ऑफ द, ठीक है, फॉलोइंग, ठीक है, इज आर नॉट प्राइमरी गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इस तरीके से आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम के प्राथमिक प्राथमिक उद्देश्य में नहीं आता है। देखिए, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में आपका पूछा गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा प्राइमरी गोल आपका नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है: यूजर कन्वीनियंस,
तो ये हम कहते हैं कि आपका यूजर सुगमता, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये सेकंड आपका पॉइंट आपका दिया गया है प्रोग्राम। देखिए प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है, आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम निष्पादन कि आपके किसी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो होता है वो है। ठीक है, तीसरा आपका पॉइंट आपका दिया गया है रिसोर्स। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, संसाधन। ठीक है, संसाधन प्रबंधन कि किसी संसाधन के प्रबंधन के संबंध में आपका आता है। इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है जिसे कहा गया रिलायबिलिटी। ठीक है, रिलायबिलिटी आपका विश्वसनीयता। ठीक है, रिलायबिलिटी विश्वसनीयता यहां पर दिया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट आपका दिया गया है एफिशिएंट। ठीक है, एफिशिएंट रिसोर्स। ठीक है, आपका यूटिलाइजेशन के हम कहते हैं कि आपका, ठीक है, संसाधन यूटिलाइजेशन। ठीक है, संसाधन का कार्य क्षमता के आधार पर, कार्य क्षमता के आधार पर उपयोग। तो किसी भी रिसोर्स को एफिशिएंट मैनर में यूटिलाइज करना ये हो सकता है। ठीक है, और लास्ट में आपका यहाँ पे दिया गया है सिक्योरिटी। ठीक है, आपका यहाँ पे सुरक्षा। ठीक है, ऑप्शन है आपका यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड ऑप्शन है आपका दिया गया है सेकंड। ठीक है, फोर्थ एंड आपका सिक्स। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है फोर्थ एंड आपका फिफ्थ। ठीक है, ठीक है, अगला जो ऑप्शन है आपका दिया गया है कि फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, आपका थर्ड एंड आपका सिक्स। ठीक है, एग्जाम में देखो आजकल इस तरीके से कई क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखो एग्जाम में आपसे पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ठीक है, आपने वैसे तो हम कहते हैं कि मेन दो गोल होते हैं कि जब भी हम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के रेफरेंस में आपके दो मेजर गोल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला प्रमुख रूप से उद्देश्य हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को इतना आसान बना देना कि कोई भी उसे क्या कर सके, उपयोग ले सके। तो यहाँ पर ये प्राइमरी गोल में क्या यूजर कन्वीनियंस आता है, क्या आता है? क्या हम कह रहे हैं कि प्राइमरी गोल की जब भी बात करें यूजर इंटरफेस, हम कहते हैं कि आपको, ठीक है, आपको जीयूआई इंटरफेस दे दिया गया जिससे आपका कार्य करना क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। तो ये तो प्राइमरी गोल के अंतर्गत आपका होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा गया देखो प्राइमरी गोल नहीं है। ठीक है, नहीं है। अब देखो दो आपको गोल पता है कि एक पार्ट होता है आपका प्राइमरी में यूजर कन्वीनियंस लिखा था और सेकेंडरी गोल में हमने क्या लिखा था, एफिशिएंट है। तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है वो आपका कौन सा है, सेकेंडरी गोल। ये कौन सा है, सेकेंडरी। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है जब ऐसा है, तो आपको देखना है कि पांचवा ऑप्शन कहां कहां है। ठीक है, तो हम कहते हैं पांचवा ऑप्शन यहां पर है और कहां पर है, यहां है। तो आंसर कौन सा नहीं होगा, बी और डी नहीं होगा। कि भाई आप यहां पे देखो, अब जो एग्जाम में क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट के क्वेश्चन करने कठिन होते हैं, मिलान करने वाले, कथन वाले सवाल अब आसान हो गए हैं। तो रीजन है कि आपको पांच में से कोई ना कोई कथन पता होगा। तो यहां पर ये पांचवा ऑप्शन मतलब नहीं होगा।
अब यहाँ पे चेक करना है कि भाई यहाँ कॉमन देखने हैं, तो कॉमन हम कह सकते हैं पहला और तीसरा। पहला यूजर कन्वीनियंस क्या होता है, प्राइमरी। ठीक है, इसको भी हटा दो, बच गया कौन सा, सी। ठीक है, देखो क्वेश्चन को करने की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। ठीक है, हम कहते हैं कि अब यहां पर, ठीक है, मैं कल भी मैंने आपको समझाया कि मैं अब आपको जो अप्रोच है किसी एग्जाम में कल, ठीक है, हमेशा जो है वो अप्रोच, जैसे मैंने कहा ना कि अब अप्रोच जो चलेगी वो अप्रोच कौन सी चलेगी, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब हटा दो, कि जितना आप हटा सकते हो, जैसे होता है ना एग्जाम में भी, क्या है एलिमिनेशन मतलब छोड़ देना, हटा देना। अब आप पढ़ते समय भी आपको चीजों को एलिमिनेट करना पड़ेगा कि भाई इसको हटा दो, ये नहीं पढ़ना मेरे को, ये पॉइंट आपका नहीं है। जैसे हम कहते हैं हर सब्जेक्ट में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं, तो ये जो आप चाहें तो उनको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि भाई आप नॉन टेक बैकग्राउंड से हैं या टेक बैकग्राउंड से भी है, तो आप जैसे डीबीएमएस में एसक्यूएल पार्ट आता है, अब एसक्यूएल में प्रोग्रामिंग छोड़नी है, डीडीएल डीएमएल डीटीएल डीसीएल की कमांड क्या करनी है, याद करनी है। ये ध्यान रखना है आपको कि एलिमिनेट करना आपको अगर आ गया तो आप कोई भी एग्जाम में आसानी से, वही सीधी सी कहानी है। मैं आज के समय में अगर आप एक प्रश्न की बात करें, देखो देखिए दो, किसी भी एग्जाम में प्रश्न करने के दो तरीके होते हैं, एलिमिनेशन या फिर क्या, सिलेक्शन। देखिए सिलेक्शन आप तभी कर सकते हो जब आप चारों में प्रश्न पढ़ते ही आपके दिमाग में उसका क्या आ गया है, उत्तर आ गया है। कि भाई आपको जैसे दिमाग में अगर रैम कैसी, मेमोरी वोलेटाइल, अब ऑप्शन की जरूरत नहीं है आपको, वो क्या कहलाता है, सिलेक्शन। देखिए अब यहाँ पे जब आपके पास में जब ऑप्शन से हो, भाई ज्यादा ऑप्शन होते हैं तो ही कंफ्यूज होता है। देखिए हम कहते हैं जैसे आप वही सीधी सी कहानी है कि ब्याह करते समय घर वालों ने एक ही छोरी दिखाई, आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो आप देखिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब भी ऑप्शन आते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब घर वालों ने चार चोरियां दिखा दी तो मन करता है इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो, इससे भी कर लो। अब लेकिन घर वालों ने कहा कि कंडीशन ये है कि केवल करनी किससे है, एक से। अब सेलेक्ट कौन सी करें। अब उस समय आपने देखा होगा दिमाग कभी भी सेलेक्ट करने पे नहीं जाता, हटाने पे जाता है। यार इसकी तो नाक ऐसी लग रही है, ये ऐसी हो रही है, छोड़ो इसको हटाओ, हमने हटा दिया। फिर कितने, 3 बजे, ऐसे हम एलिमिनेट करते हैं, ये एलिमिनेट कर दिया। ऐसे ही हमने क्या किया, अभी डायरेक्ट कोई भी क्वेश्चन आया, उसमें से देखा कि भाई कौन हो सकता है, तो भले कि यहाँ पे पांचवा हो सकता है। अब पांचवा दो ही ऑप्शन में था, लेकिन हमें पता है कि पहला तो किसमें है, प्राइमरी में, तो आंसर आ गया। हाँ, क्या, कौन सा, फिफ्थ वाला, कौन सा, फिफ्थ वाला प्राइमरी थोड़ी है। हाँ, कौन सा, हाँ तो ये प्राइमरी थोड़ी बोल रहे मैंने, कल क्या बोला हमने, पहला गोल है, दूसरा गोल, तो पहला गोल तो क्या है, कन्वीनियंट। ठीक है, दूसरा गोल, दूसरा मतलब एफिशिएंट है, तो हमेशा याद रखिए उसको आप ऐसे भी बोल सकते हो। अब हिंदी में तुमने पहला और दूसरा लिख दिया, लेकिन अंग्रेजी में तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी और सेकेंडरी। अंग्रेजी, अब तुम अंग्रेजी में लिखते हो फिर भी तुम कंफ्यूज हो रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी लिखा नहीं लिखा, बस वो हिंदी वालों के लिए होता है कि अब यहाँ पे सेकेंडरी को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहेंगे, दूसरा ही बोलते हैं हम, है क्या, द्वितीय, एक ही बात है, दूसरा द्वितीय है, तो ये याद रख। चलिए, देखिए इसके बाद में देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स आपके होते हैं जिसमें हम यहाँ पर यूज करते हैं। एक और आपका क्वेश्चन है, फिर उसको आगे हम स्टार्ट करते हैं कि विच ऑफ द, देखिए फॉलोइंग इज द, इज द कोर पार्ट ऑफ, इज द कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। कहा गया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का
का सबसे महत्वपूर्ण, देखिए सबसे महत्वपूर्ण भाग भाग होता है। किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे कोर पार्ट आपका कौन सा होता है? ठीक है, ऑप्शन है आपका दिया गया शेल, पहला ऑप्शन दिया गया सेल, सेकंड ऑप्शन दिया गया है आपका कर्नल, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका यहां पर दिया गया है जिसे हम कहते हैं डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप। और अगला जो ऑप्शन दिया गया है जिसे हमने कहा आइकन, ठीक है। हम कहते हैं कि एग्जाम में कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में आपके यहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे याद रखना कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है, वो पार्ट आपका कौन सा माना जाता है? कर्नल। ठीक है, इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि कर्नल क्या होता है, कर्नल कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आपका जो शेल जो होता है वो बेसिकली एक इंट्रक्शन करने का माध्यम में होता है, कि भाई हम कहते हैं जैसे आपके, ठीक है, याद रखना कर्नल पर आधारित जो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कौन सा है? लाइन है। ठीक, कई बार हम ऐसा वर्ड सुनते हैं कि जैसे एंड्रॉइड लाइनेक्स कर्नल पर आधारित है, कई ओएस लाइनेक्स कर्नल पर आधारित है, ठीक है, बोस ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स कर्नल पर आधारित होता है। तो यहाँ पे हर एक पर्टिकुलर सिस्टम, हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का भी जो सबसे महत्वपूर्ण भाग, ठीक है, जो किसी आपके हार्डवेयर से सीधा इंटरेक्ट करता है, वो पार्ट कौन सा कहलाता है? कर्नल। ये इसे बहुत डिटेल में मैं आगे समझाऊंगा। अलग अलग तरह के कर्नल आपके होते हैं, जैसे मोनोलिथिक, मोनो, ठीक है, आपके क्रॉमिक, ऐसे बहुत सारे कर्नल आपके होते हैं। वो स्ट्रक्चर कहलाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो संरचना होती है वो आपकी कैसे होती है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो आपका यहां पर एक छोटा सा पॉइंट है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसे कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम की उत्पत्ति, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम की आपकी उत्पत्ति किस तरीके से हुई है। तो ये एग्जाम में कभी कभी इस तरीके के भी सवाल आप लोगों से पूछ लिया जाता है। जैसे अभी चतुर्थ श्रेणी आपके कर्मचारी का जो पेपर हुआ था, उस पेपर में क्वेश्चन आया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग प्रथम बार कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। तो देखो, ठीक है, जब भी हम किसी भी कंप्यूटर की बात करेंगे, आगे आ जा, अरे आगे आ जा, पता है मैं किसको बुला रहा हूं, उसको भी पता है। नहीं नहीं नहीं, हाँ, अरे इधर इधर तू, हाँ हाँ आगे आ जा, आगे आ। दूसरी बार आगे बैठा रहा हूं, अगली बार बाहर ही बैठाऊंगा। इधर बैठ। देखो, देखिए यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो उत्पत्ति आपकी होती है, अभी उसी से एग्जांपल देख लो। अभी अभी वो जो है ना, एसडीएम ने, है, पढ़ना ही पढ़ाना, लास्ट में पढ़ना पढ़ाना है, समझ गए ना? मैं कितनी बार समझाऊं तुम्हें, है? देखिए आपके सामने बतेरे एग्जाम्पल है, बतेरे। भाई आप जैसे, भाई जैसे आपने देखा हो ना कि बेच एक आदमी बेचारा पढ़ा, इतनी मेहनत करके किसी को कलेक्टर बना रहा है, किसी को एसडीएम बना रहा है, और बनने के बाद में वो ना रुक रही है? तुम्हें लगता है कि 5 रुपए की चॉकलेट खिला के वो रुक जाएगी?
है, है? भाई आप सबके लिए है ये, लड़का हो चाहे लड़की हो, अभी के समय में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नौकरी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नौकरी। ठीक है। आप देखो, मैं कह रहा हूं अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बन गए हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बन चुके हैं, तो कुछ भी करो, लेकिन जब तक हमें सरकारी नौकरी नहीं मिल जाती, ठीक है, तब तक अगर आप कितनी कोशिश कर लो, कितना ही पैसा कमाओ, जब तक सरकारी नौकरी नहीं है, ठीक है, तो लड़कियों के घर वाले नहीं करते हैं शादी। सही बात है। ठीक है। आज अगर आपने देखा होगा कि हम कहते हैं ना कि प्राइवेट नौकरी वालों को कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, कोई नहीं पूछ रहा, उन सबको सेव। अभी आपने देखा होगा 90% लोगों ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का पेपर दिया, क्योंकि इस एक नौकरी तो आ गई कम से कम। भाई आदमी को, मतलब कई लोगों में देखा, आप मानिए नहीं, कई लोगों ने एग्जाम नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने एग्जाम दिया है उनके चेहरे पे एक अलग ही चमक आ गई है कि एटलीस्ट मेरे पास में कुछ तो है अब। ठीक है, कुछ तो है कि भाई सरकारी, लोगों का नजरिया बदल गया है गांव में कि भाई यहाँ पे यार ये तो सरकारी है। क्योंकि गांव में कोई ये नहीं पूछता कि तुम कलेक्टर हो, कर्मचारी हो। गांव में बस इतना ही पूछता है, सरकारी है या प्राइवेट है। बस इतना ही पूछता है। ये रियलिटी है। तो इसीलिए हम कहते हैं थोड़ी सी मेहनत करनी है। ठीक है। हम कहते हैं थोड़ी सी मेहनत करो। ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत करके हम सफल, ये मैं, हम कहते हैं ना कि बार बार मैं समझा रहा हूं कि ये गोलगप्पे के बाद में, खाने के बाद मिलने वाली वो, ठीक है, सूखी और गीली पपड़ी से खुश ना रहो। ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करो, सिलेक्शन हो जाएगा। कितना मजा आएगा कि जब तुम थोड़े दिन के बाद में, अब 1 अप्रैल को स्कूल गए और ग्रीष्मकालीन अवकाश आ गया। भाई मैं कह रहा हूं ना, जितने भी सरकारी विभाग है उन सब में सबसे अच्छी नौकरी है मास्टर की। ठीक है। अभी देखो, सुबह 7 बजे जाते हैं, 1 बजे आ जाते हैं। बताओ कौन सा विभाग है जिसमें ये है? ठीक है। आपके साथ बाकी सब में देखो, 9:30 बजे जाओ, 6 बजे आओ। हर डिपार्टमेंट में अब बायोमेट्रिक हो गया, जीपीएस सिस्टम हो गया, अब एआई और आ गया। पहले तो क्या होता था कि अंगूठा बनवा के किसी से भी अंगूठा लगवा लो। अब तो एआई आ गया, हर जगह एआई एनेबल्ड कर दिया, फेस रिकॉग्नाइजेशन हो गया। एआई से वो डिटेक्ट करता है, चेक करता है। ठीक है। लोकेशन आजकल आपके यहाँ पे आइडेंटिफाई हो जाती है इजीली। मतलब यहाँ पे आप सोचो कि वो जमान, अब अधिकारी लोग सेफ नहीं है अब। अधिकारी लोगों को 2 मिनट में लग टर्मिनेट कर देते हैं, तो सोचो छोटे नीचे वालों की तो कहानी क्या है। तो यहाँ पे देखो, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी मेहनत, और इसमें अनुदेशक में लगना बहुत आसान है, क्योंकि हर कोई बंदा अभी किसी न किसी भर्ती में फंसा हुआ है। सबसे ज्यादा बच्चे फंसे हुए एलडीसी में। मैं कह रहा हूं गलती से 6 महीने लेट हो गई ना, तो ये एलडीसी वाले खा जाएंगे सारी भर्ती को। क्योंकि पेपर 1 तो, ठीक है, खतरनाक तैयार है उनका। पेपर 2 में 40 लाने हैं। पिछली बार अधिकतर जो बच्चे पास हुए वो आपके पेपर 2 में जिसने 40 लिया है ना, वो पास था पिछली बार। ठीक है। और पेपर 2 में जिसके 70 प्लस थे ना, वो पक्का फेल था पिछली बार, क्योंकि उसने पेपर 1 पढ़ा ही नहीं। पेपर 1 पे स्कोर करो। मैं बार बार कह रहा हूं कि पेपर 1 पे स्कोर करो। पेपर 1 में 70 प्लस नंबर का टारगेट रखो, ताकि पेपर 2 में सिर्फ और सिर्फ कितने लाने पड़े? चले। ये आपके दिमाग में अलग ही आपकी सोच डेवलप हो जाएगी जब पेपर 1 अच्छा हो जाएगा। ठीक है। हम कहते हैं पहले पेपर जो होता ना कि एग्जाम में क्या नहीं होता था, जो बीटेक में होता था ना कि 16 नंबर मिड टर्म में गया, वहां 40 ही लाना है। लेकिन मिड टर्म में अगर 0 गया हुआ है तो पक्का अगली बार देना है एग्जाम। 40 लाना बहुत बड़ा प्रेशर होता है वहां। तो सेम कहानी की फर्स्ट पेपर कोई बहुत कठिन नहीं है। जनरल साइंस सिंपल सा है, मैथ सिंपल सी है। मैथ्स देखो एलडीसी की, एक बार मैथ्स देखो एलडीसी की, एडवांस मैथ्स है सारी की सारी। और उसमें भी वो अलग अलग लघु गुणक, गुणनखंड, पता नहीं बीज गणित, वैदिक गणित, पता नहीं कौन कौन सी गणित और है उसमें।
देखिए तो साइंस भी अलग है, वहाँ साइंस टेक है, वहाँ नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, क्वांटम टेक्नोलॉजी, बायो टेक्नोलॉजी। जनरल साइंस है ही नहीं, आपके जनरल साइंस है, वहाँ टेक है पूरा। और टेक में भी देखो कैसे सवाल आते हैं, अभी ऐसा ही है पेपर में, इसरो के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से यान को तीसरे नंबर पे लॉन्च किया गया था। अब पहला दूसरा तो, पहला और लेटेस्ट तो याद होता है, वो पूछ रहा तीसरे नंबर। अब आने वाले समय में ऐसा सवाल बना दे, निम्नलिखित में से एंड्रॉइड का 7वें संस्करण का नाम बताओ। अभी 12.0 है, अब 7वें संस्करण का नाम बताओ, या अवरोही क्रम में जमाओ इनके उस आधार पे कि कौन सा विकसित हुआ। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, अभी पैटर्न को समझने की जरूरत है। अब आप देखो ना कि सब कह रहे हैं कि मेरे पढ़ाए हुए में से आई अभी जो एसआई में, और उनके आंसर की देखो, सबके आंसर की में 10-15 सवाल के उत्तर अलग अलग है, सबके अलग अलग है। अब उसकी तो कोई गलती नहीं है बेचारे की, जिसने 500 रुपए का कोर्स बेचा है, उसने तो अपने 500 रुपए के हिसाब से ही पढ़ा दिया। लेकिन जिसने 50,000 का कोर्स बेचा और उसकी आंसर की में 15-20 सवाल गलत है, वो तो मुश्किल है ना फिर। आप सोचो 15 सवाल, 15-15, 20-20 सवाल गलत हो रहे हैं, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी कहानी है। तो ये थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है। देखिए, क्यों तुम अगर बात करें, मेरी स्वामणियां कम करने में लगे हो, है कितना अच्छा लगेगा कि तुम नौकरी लग जाओगे। है मैंने मैं ये चाहता हूं कि जिस मैं सरकारी स्कूल में जाऊं, उस सरकारी स्कूल में अनुदेशक मेरा होना चाहिए, ठीक है। अभी है, अभी मैंने इस साल, अब मैंने कहा ना कि मेरी, मैंने कई बार बताया मेरी ये लास्ट भर्ती हो सकती है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में मेरा पढ़ाने का कोई मूड नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैं अब धीरे धीरे, ठीक है, अब जैसे मैं कल परसों एक सरकारी स्कूल में गया था झालाना, मैं ये स्कूल, सरकारी स्कूल गोद ले रहा हूँ अब मैं, कि मतलब कि भाई इस स्कूल की अब जिम्मेदारी मेरी है। जैसे अभी झालाना एक स्कूल है, उसको मैंने ले लिया। अभी हम त्रिवेणी वाली स्कूल को करने वाले हैं कि भाई तुम्हें, तुम्हारी स्कूल में मास्टर है या नहीं है, हम पढ़वाएंगे उनको, ठीक है। अच्छी बात थी कि जैसे अब वहां पे ये हुआ कि टीचर, जैसे मैं स्कूल में गया, तो उस स्कूल में जब मुझे गया कि बोले टीचर से इंट्रोडक्शन कराते हैं, ठीक है, तो प्रिंसिपल मैडम थी वहां, इंट्रोडक्शन करा रही थी। जब कंप्यूटर अनुदेशक का नंबर आया, तो उसने कहा कि मैं इंट्रोडक्शन सर का करवा देता हूँ क्योंकि मैं इनसे पढ़ी हुई हूँ, ठीक है। तो ये मजा अलग बात है, ये भाई ये होना चाहिए। अब ये तुम अगर बात करें, होना चाहिए कि आने वाले समय में तुम किसी भी गांव में जाओ, ठीक है, मेरे काम रुक जाते हैं गांव में तुम्हारे नहीं होने की वजह से, है है है, है और क्या। कितने बढ़िया। अब देखो मेरा किसी भी सरकारी स्कूल, सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं रुकता, क्योंकि सब जगह की सूचना सही किसके हैं, अपने हैं, ठीक है। अब एक आजकल क्या है तुम्हें पता है कि दूसरी क्लास से चौथी क्लास में छलांग लगाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। पहले तो ऐसे ही चले, आजकल परमिशन लेनी पड़ती है शिक्षा संकुल से। अब मेरा दोस्त कह रहा है नहीं हो रही परमिशन, कहाँ करें। फिर मैंने ढूंढा कि शिक्षा संकुल में ये कौन लगा हुआ है, अपना ही स्टूडेंट लग रहा है, उसको फोन किया, उसने डायरेक्ट डाला और हो गई परमिशन। यही फायदा है कि भाई आपको यहाँ पे तुमसे और मैं क्या तनख्वाह लूंगा, है। देखो समझो, बताओ जनरेशन की बात करें तो टोटल कितनी पीढ़ियां हैं। अरे कंप्यूटर की टोटल कितनी पीढ़ियां हैं। हाँ, पहली पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर था, अरे पहली पीढ़ी में कौन सा हार्डवेयर, वैक्यूम ट्यूब। दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में, चौथी पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में, ठीक है। क्या पांचवी पीढ़ी में आपका यूएलएसआई के साथ में एआई है क्या, है। देखो समझो, ठीक है। ऐसे अगर बात करें, हम कहते हैं कि आपको यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो याद रखिए कि यहाँ पर बस ऐसे ही याद रखना है कि जब पहली जनरेशन की बात की जाए, तो जो लगभग दशक आपका 1942 से लेकर 1900 आपके 54 का समय था, ठीक है, उस समय हमारा किसी भी प्रकार का क्या नहीं था, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, ठीक है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहां पर हम कहते हैं कि नो यूजर इंटरेक्शन, ठीक है। हम कहते हैं कि आपका कहा जाता है कि यूजर संवाद भी नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि देखो याद रखो हार्डवेयर और हमारे बीच में, ठीक है, हार्डवेयर और हमारे बीच में एक परत है, और वो परत कौन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, जैसा होता है ना कि अभी दुनिया के
दुनिया में जहाजों को एक जगह से दूसरी जगह जाने का बीच का रास्ता कौन है? ईरान ने, जिसपे कैप्चर कर रखा था अभी। ठीक है, तो यहाँ पे वो जैसे वो उन दोनों के बीच में हम कहते हैं एक रास्ता है, वैसे ही एक मनुष्य और आपके हार्डवेयर के बीच में जो रास्ता है वो कौन सा है? ये। ठीक है, तो पहली पीढ़ी में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, केवल और केवल प्रोसेसिंग चलती थी, जिसे कौन सी प्रोसेसिंग कहते थे? सीरियल प्रोसेसिंग। कि पहली पीढ़ी में सीरियल प्रोसेसिंग का यूज होता था, मतलब ठीक है, ओनली वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म एट ए टाइम। एक समय में केवल के सीरियल का मतलब होता है, हमेशा याद रखे, वन बाय वन। कि पहले एक कोई प्रोग्राम होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तब तक जब तक वो पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, तब तक किसका नंबर नहीं आएगा? दूसरे का नंबर नहीं आएगा। ठीक है, उस समय हम टॉगल्स का यूज कर रहे थे, स्विचेस का यूज कर रहे थे। ठीक है, आपके उनके बेस पर किसी कार्य को किया जा रहा था। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के बाद आपकी कौन सी पीढ़ी आई? सेकेंड जनरेशन। तो हम कहते हैं कि दूसरी पीढ़ी का उपयोग हुआ, और दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत हम कहते हैं जो लगभग समय हमने बोला था 1955 से लेकर 1965। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को किससे रिप्लेस किया गया? ट्रांजिस्टर। और स्टोरेज के रूप में किसको यूज किया गया? मैग्नेटिक टेप। तो यहां पर इस वाले पार्ट में आपको ध्यान रखना है कि यहां जिसका यूज हुआ, जिसे क्या कहा जाता है? बैच प्रोसेसिंग। बैच प्रोसेसिंग का मतलब, ठीक है, सामान्य प्रोसेस को अलग अलग निष्पादन करने की जगह एक बैच बनाकर एक समय में एग्जीक्यूट करना क्या कहलाता है? बैच प्रोसेसिंग। जैसे अभी एक एक को ना पढ़ाकर एक बैच बना लिया गया है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रोसेसिंग कौन सी कहलाती है? बैच प्रोसेसिंग। तो यहां पर इसमें भी क्या यूजर का इंटरेक्शन था क्या? बताओ, अरे बताओ, यूजर का इंटरेक्शन था क्या? कोई इंटरेक्शन नहीं था, सीधा एक बैच बनाकर यहां पर दे दिया जाता है, और उस पर्टिकुलर बैच को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एग्जीक्यूट। के ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था, आपके डायरेक्ट हार्डवेयर पर किसी प्रोग्राम को यूज किया गया। तो एक तरीके से हम कहते हैं कि आपका सिंपली आपका बैच का मतलब भी एक होता है, और सीरियल का मतलब भी क्या था? एक। भाई आज हम कहते हैं ग्रुप, ग्रुप मतलब एक। भाई ग्रुप का मतलब समूह है, लेकिन वो किसका है? एक का, एक ही तरह के। जैसे आपने पढ़ा होगा, नाम सुना होगा एरे। एरे का नाम सुना है? एरे कलेक्शन होता है, सेम डेटा टाइप या अलग अलग डेटा टाइप? तो हम कहते हैं कि भाई आपके एरे में हमेशा, जैसे हम कहते हैं इंटीजर, तो इसमें जो भी वैल्यूज होगी वो कौन सी वैल्यू होगी? इंटीजर वैल्यू। ठीक है, ऐसे हम कहते हैं कि जब डिक्लेयर करते हैं तो एरे का टाइप हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसलिए हमने कहा डिफरेंट। अब मान लो कि प्रोसेस अलग अलग हो, जैसे समझो आप सब कंप्यूटर अनुदेशक की तैयारी कर रहे थे, इसलिए आप सबका मैंने क्या बना दिया? बैच। क्या अलग अलग एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को मैं एक बैच में शामिल कर सकता हूं क्या? हाँ या नहीं? नहीं। तो यहां पर इसमें हम कहते हैं कि नो रियल टाइम इंटरेक्शन। तो ये हम कहते हैं कि इस केस में किसी भी तरह के इंटरेक्शन की, ठीक है, हम कहते हैं कि रियल टाइम के आधार पर कोई इंटरेक्शन नहीं था। अब यहां पे धीरे धीरे हम उपयोगकर्ता कहने लगे कि साहब हम भी काम करना चाहते हैं, ठीक है, हमारे लिए कुछ कंप्यूटर आपके यहां पर बना के दो। तो इनिशियल लेवल पे आप सबको पता है कि यहाँ जो IBM सीरीज के कंप्यूटर आपके यूज किए जाते थे, तो धीरे धीरे यहां पर यूजर के लिए हम जो सबसे इंपॉर्टेंट जनरेशन की बात की जाए, वो कौन सी जनरेशन है? थर्ड जनरेशन। और यहां से प्रमुख रूप से हम कहते हैं लगभग 1966 से लेकर 1975 का कौन सा समय है? अब बताओ कि हम कहते हैं कि सब एक जैसे प्रोग्राम नहीं है, अलग अलग है। क्या अलग अलग प्रोग्राम का एक बैच बन सकता है क्या? हाँ या नहीं? नहीं। आपने देखा होगा सिमिलर तरह की प्रोसेस को बैच कर दिया जाता है आजकल। आपने नेट बैंकिंग में नाम सुना होगा, नेफ्ट। सुना है नाम? लेकिन नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आपने देखा होगा कि तत्काल आपका पैसा ट्रांसफर नहीं होता, वो टाइम लगाता है, क्योंकि वो क्या करता है? बैच बनाता है। ऐसी अगर बात करें, आप लोगों ने देखा होगा जो भी बिजनेस में, ठीक है, जो भी बिजनेस में क्या करते हैं,
तो ये जो बिजनेस में डेली रूटीन में ट्रांजैक्शन होते हैं वो सारे ट्रांजैक्शन, ऐसा नहीं कि आपने जैसे चाय पीते समय 10 रुपए ट्रांसफर किए तो वो 10 रुपए सीधे नहीं जाएंगे, वो पूरे दिन के ट्रांजैक्शन का एक बैच बनेगा और लास्ट में एक साथ में सारा पैसा क्या होगा, सेटल होगा। अब और समझ सकते हैं, जैसे आप लोगों ने लैंग्वेज ट्रांसलेटर के नाम सुने होंगे, एक होता है इंटरप्रेटर और एक होता है कौन सा, कंपाइलर। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है या पूरे प्रोग्राम को, तो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, मतलब वो प्रोसेस कौन सी है, सीरियल, वन आफ्टर अनदर। जबकि कंपाइलर होल प्रोग्राम को एक साथ प्रोसेस करता है, तो वो कौन सा कहलाया, बैच प्रोसेस। तो याद रखना हमेशा जब एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है, तो एक समय में एक ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो वो कौन सा कहलाएगा, सीरियल। एक ही तरह की प्रोसेस को ग्रुप बनाकर एक समय में एग्जीक्यूट करना है तो वो कौन सा होगा, बैच होगा। तो ये इसके बाद में यहां से प्रमुख रूप से हम यहां पर कहते हैं कि ठीक है, जो कंसेप्ट ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे, हम किसकी बात करने लगे, कौन सी, मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग के साथ साथ में यहां पर एक कंसेप्ट यूज किया गया और वो आपका कौन सा कहलाता है, टाइम शेयरिंग। तो यहाँ पर देखो मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है एक ही सीपीयू पर समांतर एक से अधिक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने की क्षमता। ठीक है, आजकल हम कहते हैं जैसे पिछली क्लास में भी समझाया था कि रैम में एक समय में एक प्रोग्राम होते हैं या एक से ज्यादा, अरे रैम में एक से ज्यादा प्रोग्राम हो सकते हैं क्या, एक समय में उपलब्ध प्रोग्राम की संख्या को क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब यहाँ पे सीपीयू के पास में एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम उपलब्ध है और वो उन सभी प्रोग्राम को समांतर एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एक अभी जैसे हम क्या करते हैं, कभी भी एक प्रोग्राम, हम सारे प्रोग्राम एक साथ नहीं चलाते। जैसे होता है क्या, जैसे समझो कि आप किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे मल्टीपल प्रोग्राम चलाते हैं। ठीक है, जैसे मल्टीपल प्रोग्राम आप यहां पर यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी पर्टिकुलर सिस्टम है जिसमें एक से ज्यादा प्रोग्राम आप रन कर रहे हैं। जैसे ऐसा होता है ना कि आपने देखा होगा कि आपने जैसे वर्ड प्रोसेसर चला रहे हैं, तो ये वेब ब्राउजर है, वीडियो एडिटिंग है, ऐसा है। तो एक्चुअल में होता क्या है कि ये जितने भी प्रोग्राम, एमएस वर्ड हो गया, वेब ब्राउजर हो गया, ये सब कौन सी मेमोरी में होते हैं, होते ही कौन सी में, प्राइमरी या सेकेंडरी में, सेकेंडरी। तो हमेशा याद रखिए कि आपके कंप्यूटर में एक मेमोरी होती है और उस मेमोरी को कौन सी मेमोरी कहते हैं। अब इस सेकेंड कोई भी प्रोग्राम जब भी आपका सेव होगा वो कौन सी मेमोरी में होगा, जैसे आपके कह सकते हैं P1 हो सकता है, P2 हो सकता है, P3 हो सकता है, P4 हो सकता है, P5 हो सकता है, P6 हो। देखिए अब लेकिन यहां पर इन प्रोग्राम को जब भी प्रोसेस करना है तो इन प्रोग्राम को लोड करना पड़ता है कौन सी मेमोरी में, मेन मेमोरी का मतलब किससे, रैम। ठीक है, तो यहां से प्रोग्राम को सेलेक्ट किया जाता है और कहां लोड किया जाता है, मेन मेमोरी। अब ये कितने प्रोग्राम आपके होंगे, जैसे हम कहते हैं कि साहब P1 P2 और P3 को भेजना है, तो ये हम आगे पढ़ेंगे, डिसाइड करता है एक आपका शेड्यूलर जिसका नाम होता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, आगे पढ़ाऊंगा प्रोसेस में। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन भी आता है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रेस्ट्रिक्ट कौन करता है, लॉन्ग टर्म, ये डिसाइड करता है कि इतने जाएंगे। तो यहां पर याद रखना, आगे मैं और एक ही चीज को बार बार बोलूंगा फिर भी गलत हो जाता है सवाल। ठीक है, आपका यहां पर आपका जब भी प्रोसेस क्रिएट होती है कौन से स्टेट में होती है, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, मेन मेमोरी की जब बात करें तो मेन मेमोरी में कोई भी प्रोसेस है तो कौन से स्टेट में है, रेडी स्टेट। ठीक है, इन्हें निष्पादन करने की जिम्मेदारी किसको है, अगर अब P1 P2 P3 एक समय में हमारे पास में 3 प्रोग्राम है और तीनों ही प्रोग्राम किसके पास जाना चाहते हैं, लेकिन सीपीयू एक समय में केवल कितने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, हम कहते हैं P1 P2 P3 रेडी हैं कि हम रेडी हैं, हमें सीपीयू के पास भेज दो। लेकिन वो कहता है कि भैया तुम्हें नहीं भेज, तीनों को नहीं भेज सकते क्योंकि एक सीपीयू एक समय में केवल कितनी कमांड को एग्जीक्यूट। ये हमारा भ्रम होता है कि सीपीयू एक साथ बहुत सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है।
तो सीपीयू की जो आपकी स्पीड होती है वो बहुत ज्यादा क्या होती है, फास्ट होती है। अगर सीपीयू की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, ठीक है। इसलिए हमें ये लगता है कि साहब ये एक समय में एक से ज्यादा प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। भाई जैसे नॉर्मली अगर आप देखो कि भाई आपके पास में जैसे आप कोई व्हाट्सएप पे चला रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, तो व्हाट्सएप पे आपके पास में चैट के लिए एक समय में कितने लोग उपलब्ध हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा, एक से ज्यादा, ठीक है। हम कहते हैं ना कि ये हम कहते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ये सब चैट करने के लिए उपलब्ध है। लेकिन एट ए टाइम हम केवल कितने लोगों से चैट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। एट ए टाइम हमेशा हम एक से चैट करते हैं, अवेलेबल एक से ज्यादा है। अगर आपके पास में हम कहते हैं कि एक समय में अगर एक ही है, तो यहाँ पे स्पीड फास्ट होगी या धीमी होगी, एक समय में एक ही है, रिप्लाई कैसा आएगा, फास्ट आएगा, ठीक है। लेकिन हम कहते हैं कि आपके जैसे ही हम कहते हैं कि भाई एक, ठीक है, जना है तो इसके पास में बातचीत करने के लिए एक ही है, तो स्पीड, रिप्लाई और रिस्पॉन्स हमेशा फास्ट होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां पर हम क्या, ये कितने उपलब्ध हैं, तो ये कंप्यूटर की भाषा में इसे कहते हैं डिग्री ऑफ, क्या कहते हैं, कितने उपलब्ध हो है, अवेलेबल। मतलब चैटिंग के लिए तो पूरी लिस्ट है, लेकिन उसमें से अब भी कितने उपलब्ध है, वो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम। लेकिन इनमें से ये बंदा केवल एक समय में कितने जने से कर सकता है, ए। लेकिन इसकी अगर हम कहें ए से भी कर रहा है, बी से भी कर रहा है, सी से भी कर रहा है, डी से, इसे कहा जाता है आपका कॉन्टेक्स्ट, क्या कहा जाता है, स्विच। एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विच कहते हैं। अब यहां पे जब इसके पास में यहां पर नंबर ऑफ प्रोसेस लिमिटेड होती है, तो कॉन्टेक्स्ट स्विच इसका इतना फास्ट होता है कि सामने वाले किसी जने को यह नहीं पता चलता कि वो एक से ज्यादा से बातचीत कर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आपके डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बढ़ती है, तो यहाँ पे इनमें से किसी को भी अंदाजा लग जाता है कि ये किसी और से भी कर रहा है, ठीक है। इसलिए होता है ना कि कई जने आपने को रिप्लाई धीरे धीरे आएगा, तो कोई ना कोई मैसेज कर देगा, लुकिंग सीम्स टू बिजी, टॉक यू लेटर, है होता है ना कि बिजी लग रहे हो, बाद में बात करते हैं, क्योंकि आपकी रिप्लाई की स्पीड क्या हो गई, धीमी। सेम कहानी है, तो ये कंप्यूटर में हम आगे पढ़ेंगे, ये सब वर्ड बार बार बताऊंगा ताकि लास्ट तक यार। तो हमने कहा कि हमने अपनी क्षमता के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार अपने मल्टी प्रोग्रामिंग को यूज किया, लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद हमारी क्षमता धीरे 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 क्या हो जाती है, कम। इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, आगे पढ़ेंगे, इसे क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। तो यहां पर आपका कहा गया कि भाई एक से ज्यादा प्रोसेस है, तो उन पर्टिकुलर प्रोसेस को हम कहते हैं कि सीपीयू का, सीपीयू जो है, ठीक है, मल्टीपल टास्क को कॉन्करेंटली, जैसे मैं इस पे काम कर रहा हूं, दूसरे पे जाना, मिनिमाइज कर दो इस पे काम, तो जैसे ही मैंने मिनिमाइज करके यहां आया, तो सीपीयू जंप करके कहां गया, यहां, ठीक है, सीपीयू यहां स्विच कर जाता है। अब जैसे ही मैं इस प्रोग्राम से किसी दूसरे प्रोग्राम में जाऊंगा, तो सीपीयू यहां नहीं है, सीपीयू कहां चला गया, दूसरे प्रोग्राम। तो ये होता एट ए टाइम केवल और केवल एक ही प्रोसेस के पास में होता है। तो तीसरी पीढ़ी में एक तो हमारे पास में विशेषता जो आई, विशेषता जो आई वो कौन सी विशेषता आई, अरे कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, मल्टी प्रोग्रामिंग, कौन सा आया, मल्टी प्रोग्राम। अब ये जो मल्टी प्रोग्रामिंग है आगे हम पढ़ेंगे, दो तरह से डिफाइन है, एक तो नॉन प्रिमिटिव और एक कैसा, प्रिमिटिव। तो यहां पर इसका मतलब समझो कि आपके यहां सीपीयू के पास में कोई प्रोसेस आई, तो ये कौन सी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में। तो रनिंग स्टेट में एट ए टाइम कौन आ सकता है, P1। तो नॉन प्रिमिटिव हम आगे पढ़ेंगे, नॉन प्रिमिटिव का मतलब है P1 अगर सीपीयू के पास चला गया, तो जब तक P1 पूरा नहीं हो जाता तब तक इसका नंबर नहीं आएगा, P2 और P3 का। मतलब सीपीयू यहां से आपका डायरेक्ट क्या मारेगा, एग्जिट मारेगा। लेकिन आपकी रनिंग के समय पे, ठीक है, रनिंग के समय पे P1 ने कहा प्रिंटर दो, ठीक है, P1 ने कहा प्रिंटर दो, प्रिंटर कहता है मैं तो बिजी हूं किसी और के साथ, ठीक है। तो यहां पर अब सीपीयू कहता है मैं इंतजार थोड़ी करूंगा तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पे सीपीयू क्या करता है, उस प्रोसेस को कौन सी स्टेट में भेज देता है,
कौन सी वेटिंग। जैसे ही प्रिंटर अवेलेबल होता है तो वो वापस कौन सी स्टेट में भेज देता है, रेडी स्टेट में। ठीक है, तो यहां पर कितनी स्टेट हुई बताओ, पहली कौन सी, न्यू, फिर कौन सी, रेडी, तीसरी कौन सी, रनिंग, चौथी कौन सी, और पांचवी कौन सी। कंप्यूटर अनुदेशक में क्वेश्चन आया था कि प्रोसेस स्टेट डायग्राम में कुल कितनी स्टेट होती है, और मैंने कम से कम भी 50 बार ये डायग्राम बना के समझा, फिर भी चार। फिर क्या था, सब पढ़ाया आया नहीं, चार इसको तो भूल ही गए वेटिंग को। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितनी स्टेट होती है, 5। अब समझो, ठीक है, एक तो ये होता है, लेकिन अब P1, तो हम कहते हैं कि सीपीयू कहता है कि P1 तुमसे मैं कितनी देर आपके तुम्हारे साथ में रहूं, मैं तुमसे बोर हो गया हूं, इतना ज्यादा टाइम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, थोड़ा ही टाइम दूंगा मैं तुम्हें। ठीक है, तो वो कहता है कि थोड़ा ही टाइम दूंगा, तो वो आपका वर्ड होता है जिसे टी क्यू का मतलब क्या होता है, टाइम क्वांटम। मेरे पास 24 घंटे हैं, लेकिन 24 के 24 घंटे तुम्हारे लिए थोड़ी है। ठीक है, बोले कि P1 कहता है मेरे पास P2 भी है, P3 भी है, P4 भी है, तो ये टाइम क्वांटम डिसाइड करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, टी क्यू क्या हो जाता है, एक्सपायर। जैसे एक्सपायर हो जाता है तो इसे रनिंग से वापस कौन से स्टेट में भेजते हैं, रेडी। बोले अभी थोड़ी देर के बाद तुम्हें वापस बुलाएंगे। ठीक है, और ऐसा जब किया जाता है तो वो कौन सा मोड होता है, प्रिमिटिव। तो यहां पर हमेशा याद रखिए, थर्ड जनरेशन में आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, एक से ज्यादा प्रोग्राम को, एक से ज्यादा कार्य को समांतर करने वाली क्षमता क्या कहलाती है, मल्टी प्रोग्रामिंग। कौन सा, मल्टी प्रोग्रामिंग। और मल्टी प्रोग्रामिंग का ही लॉजिकल जो एक्सटेंशन होता है, मल्टी प्रोग्रामिंग का ही जो लॉजिकल एक्सटेंशन होता है, उसे क्या कहा जाता है, टाइम शेयरिंग। क्या कहते हैं, टाइम शेयरिंग। तो यार कि इसमें दो ऑपरेटिंग सिस्टम आए, पहला कौन सा, मल्टी प्रोग्रामिंग। जैसे हम आगे पढ़ेंगे, मल्टी प्रोग्रामिंग में कौन है, लाइनेक्स है, लाइनेक्स के अलावा कौन है, यूनिक्स है। तो कई बार क्वेश्चन आता है, लाइनेक्स और यूनिक्स कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, टाइम शेयरिंग होते हैं। ठीक है, तो ये थर्ड जनरेशन है जहां से प्रथम हम कहते हैं कि प्रमुख रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या हुआ है, उपयोग हुआ। कि इनिशियल लेवल पर हम कहते हैं कि केवल और केवल हम डायरेक्ट इंटरेक्शन करते थे, कोई उपयोगकर्ता किसी तरह का संवाद नहीं कर सकता था। आप सबको याद हो तो तीसरी पीढ़ी में किसकी उत्पत्ति हुई थी, मॉनिटर और कीबोर्ड। और मॉनिटर और कीबोर्ड किसके लिए बने, कंप्यूटर के लिए या हमारे लिए, कंप्यूटर के लिए या हमारे लिए, हमारे। अब कहते हैं ना कि इसी 1969 के अंदर कौन आ गया था, यूनिक्स। लाइनेक्स तो बाद में आया था, 1969 में कौन आ गया था, यूनिक्स आ गया था। कि केन थॉमसन, डेनिस रिची और उनके सहयोगी ने सी भाषा पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया, जिसका नाम क्या था, यूनिक्स था। कि भाई उनको कॉलेज का प्रोजेक्ट मिला था, और प्रोजेक्ट में उन्होंने AT&T लैब के अंदर सी भाषा में तैयार कर दिया एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका नाम कौन सा था, यूनिक्स। ऐसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपका था जिसका नाम है मल्टी CS। तो ये मल्टी CS नाम से भी ऑपरेटिंग सिस्टम था, जो यहाँ पर क्या है, डेवलप किया गया है। ये कभी कभी अजीबो गरीब सवाल आ जाते हैं, CTSS, ये भी आपकी थर्ड जनरेशन के प्रमुख रूप से काम में लिए जाने वाले क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर इसके बाद में दौर शुरू होता है चौथी जनरेशन। ठीक है, इसके बाद में हम कहते हैं कि आपके फोर्थ जनरेशन। और यहां से बताओ, फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर कैसे आते हैं, फोर्थ जनरेशन वाले कौन से कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित प्रमुख कंप्यूटर कौन से, अरे कौन से कंप्यूटर, कौन से कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। और माइक्रो कंप्यूटर पर आधारित आपके कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, जी आई। देखिए ग्राफिकल यूजर जैसे विंडोज। देखिए विंडोज का वर्जन आया, शुरुआत में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए गए, फिर लाइनक्स आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, और धीरे धीरे हम यहाँ पर ये, अब आपकी जो पांचवी जनरेशन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, तो ये पांचवी जनरेशन में आपकी ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है, IoT। तो ये इंटरनेट पर बेस, आपके इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर बेस है, जिसमें बहुत सारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं। तो यहाँ पे आजकल जैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम में जो AI पर बेस आपके होते हैं,
तो मेन देखो एग्जाम में यहां से यही क्वेश्चन आता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की उत्पत्ति कौन सी पीढ़ी में हुई है, तो प्रमुख रूप से कौन सी जनरेशन, और जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम फोर्थ है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए कि जैसे ये तो जीयूआई आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम सबको पता है, कि आपको याद रखना कि जैसे विंडोज हो गया, जैसे मैक हो गया, एंड्रॉइड हो गया, आईओएस हो गया, विन ओएस हो गया, ब्लैकबेरी ओएस हो गया, ये सब कौन से वाले कहलाते हैं, जीयूआई। कि लिख लो बस, केवल सीक्वेंस लिख लो ताकि याद रहे। इसमें याद रखना चाहो IBM OS 360। ये कोई ओएस नहीं था, टेक्निकली कोई ओएस नहीं था। इस एक CDC स्कॉप, ये टेक्निकली कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे पहले, लाइक मेन थर्ड जनरेशन से उत्पत्ति मानी जाती है। थर्ड जनरेशन में यूनिक्स है ना, 1969 में। कितने जने हैं तुम्हारी क्लास में जिसके 40% आ रहे हैं दोनों पेपर में? हम्म, हम्म, आ रहे हैं कभी? अच्छा, कितने जने जिनके 20+ आ रहे हैं दोनों पेपर में? बस ये सब पास है। 20+ अगर यहाँ आ रहे हैं ना अभी, तो लास्ट तक बढ़ते बढ़ते तुम्हारे आराम से 40 45 तक, 50 तक पहुंच जाएंगे। हम्म, लेकिन इस बार एक अपडेट है तुम्हारे लिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट का टाइम अलग अलग है अब। जो महान आदमी नंबर 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 ला रहे थे, मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार नंबर नंबर आते ही नहीं आते। उनकी लिस्ट निकलवा रखी है मैंने। देखिए, देखिए, क्लास में मेडल पहनाऊंगा आगे बुला के, 90 नंबर 80 नंबर लाए ना। मैं ये पेपर 2 घंटे में पढ़ा नहीं जा सकता, नंबर नंबर आए कैसे? क्या है? क्या आएगा तो देखे। ठीक है, अब ऑनलाइन का जो टाइम है वो शाम को रहेगा। पे ऑफलाइन का जैसे टाइमिंग, जैसे तुम्हारे 9 से 11 और 11:30 से 1:30 है, तो ऑनलाइन का टाइमिंग 2 बजे, 2 से 4 और 4:30 से 6:30 रहेगा। ChatGPT, अरे यहाँ मैं कह रहा हूँ, यहाँ पहली रैंक ला के क्या रोब झाड़ लोगे तुम, है? मैं अब कोई, मतलब मैं शकल से बता दूं कि किसी के आएंगे नहीं आएंगे, तुम क्या बात कर रहे हो? पेपर, इसलिए खुद को धोखा मत दो। मैं कह रहा हूं ना, यहाँ जितना आता है ईमानदारी से करो, बस खुद का धोखा मत दो। हम्म, कोई बात नहीं, बढ़ाओ। अभी पेपर तुम्हारे मुश्किल से कितने हुए हैं, 7 8 हुए होंगे। 6 ही तो है। अभी तुम्हारे पास 44 मौके हो रहे हैं। कौन सा? अब वो तो तुम्हारे क्लास में चलते ही रहता है ना। वो तो क्लास में चलते ही रहता है ना टेस्ट।
वापस क्यों आना है? ऑनलाइन पढ़ो। भाई जिसको, भाई देखो क्या होता है कि सारी सुविधाएं नहीं हो सकते ना, ऑनलाइन वाले ऑनलाइन पढ़ सकते हो, ऑफलाइन वाले ऑफलाइन पढ़ सकते हो। और जो सोच रहे ना हमने एडमिशन करा दिया रिवीजन बैच में, उसमें मैं 3 दिन जो लगातार नहीं आएगा ना उसका कार्ड कैंसिल कर दूंगा उसमें। ठीक है, मैं बायोमेट्रिक लगवा रहा हूँ, मैं उसमें अटेंडेंस होगी, 3 दिन जो लगातार नहीं आया उसका एडमिशन कैंसिल है। ठीक है, भीड़ नहीं चाहिए हमें, हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले चाहिए। हम्म। हम्म, क्यों, ऑनलाइन पढ़ लो। अब देखो, मैं तो, और अभी तो वैसे भी मैं, ठीक है, वैसे इसको शुरू करने वाला भी नहीं था, क्योंकि हमेशा ये मैं 2 महीने पहले शुरू करता हूं मैं। हम्म, कोई दिक्कत। अरे देखो, रिवीजन बैच केवल उन लोगों के लिए जिनका कोर्स हो गया है। ठीक है, जिनका नहीं हुआ है उनको वापस बाद में करवाया जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अभी जिनका हो गया है, ठीक है, वही उसमें शामिल हो तो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, अनावश्यक रूप से अभी अपने आप पे प्रेशर देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी बहुत टाइम है। ठीक है, और सरकार की यही कृपा रही तो और भी बहुत टाइम मिलेगा अपने को, है? अभी किसी तरह की अभ्यर्थना नहीं गई है। ठीक है, हम कहते हैं ना, अभ्यर्थ फाइल के हाथ तक नहीं लग रहा किसी के अभी। ठीक है, मतलब ये कह, अब वहां पे कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा, सब अधिकारियों को लगा रखा चुनावों में। ठीक है, किसी को बंगाल भेज रखा है, किसी को आसाम भेज रखा है। ठीक है, आईएएस अधिकारी, और जो काम करता है उसका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, जैसा अभी हुआ नहीं कि भाई इस फाइल को बड़ी गति से बढ़ाया जा रहा था कृष्ण कुणाल साहब के द्वारा, उनको क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, हम कहते हैं जो आदमी अभी काम करेगा उसका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी, अभी आप आलोक राज जी ने देखो, आलोक राज जी का एक स्टेटमेंट देखना। आलोक राज जी ने कहा कि पीटीआई भर्ती की हमें अभी अभ्यर्थना नहीं मिली है, तो एग्जाम समय पे होना संभव नहीं है। पीटीआई एग्जाम है सितंबर में, कंप्यूटर अनुदेशक का एग्जाम कब है, अगस्त में। अभी कोई किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। अभ्यर्थना कब आएगी, फिर तैयारियां होंगी, आप 22 और 23 अगस्त के हिसाब से तैयारी करो। ठीक है, क्योंकि अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हो गया तो उस हिसाब से आपको तैयारी करनी है, बाकी और कुछ नहीं है। देखो समझो, ठीक है, इसके बाद में देखो, ये तो बेसिकली आपका जो पार्ट आपका आता है जिसमें उत्पत्ति। अब देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन कभी कभी आपका डायरेक्ट डेफिनेशन पर बेस आ जाता है, टाइप्स ऑफ आपका क्या आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम, हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। ठीक है, कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज करते हैं उस ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से आपके टाइप्स हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, इस वाले भाग में हम कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं, या तो हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन यूजर। तो ये हम कहते हैं कि उपयोगकर्ता। ठीक है, उपयोगकर्ता के आधार पर। ठीक है, आपके उपयोगकर्ता के आधार पर हो सकता है। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका होता है कि जिससे बेस्ड ऑन प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस एग्जीक्यूशन। ठीक है, हम कहते हैं कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन, हम कहते हैं कि प्रोसेस के निष्पादन, प्रोसेस के निष्पादन के आधार पर। देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण दो तरह से किया जाता है, या तो किसी यूजर के बेस पर कि किस तरीके से यूजर आपका यूज कर सकते हैं। तो यहां पर इस वाली कैटेगरी में देखो, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिफाइन है, या तो हम कह सकते हैं, ठीक है, सिंगल यूजर। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिंगल यूजर है।
तो ये इसके अलावा दूसरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है जिसे हम क्या कहते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये दूसरा जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे मल्टी यूजर कह सकते हैं। तो या तो आपका सिंगल यूजर हो सकता है या मल्टी यूजर, डिजाइनिंग के बेस पर किस लिए डिजाइन किया गया है। इधर की कहानी पे आपके अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम आपके हो सकते हैं। ठीक है, जैसे इनिशियल लेवल पर हम यहीं से शुरू कर लेते हैं, जैसे बैच प्रोसेसिंग। ठीक है, एक वर्ड आपका बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसी तरीके से आपका मल्टीटास्किंग। ठीक है, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में अगला जो पार्ट आता है जिसे आपका क्या कहा जाता है, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में हम कह सकते हैं आपका टाइम शेयरिंग। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इसके बाद में हम कह सकते हैं कि जैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं मल्टी थ्रेडिंग। ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम भी हो सकता है। तो एग्जाम में देखो मेनली जो क्वेश्चंस यहां से या तो एग्जाम्पल आ सकते हैं, ठीक है, या फिर आपके डायरेक्टली आपके डेफिनेशन पर बेस भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन के सवाल यहां पर आपके ज्यादा पूछे जाते हैं। पहले नेम लिखो फिर एक एक करके समझाता हूं इनको। हो गया नोट? अरे हो गया क्या नोट? चलिए देखो, देखो यहाँ पर इस कैटेगरी में दो तरह से आपका डिफाइन किया गया है, आपके यूजर और आपके प्रोसेस एग्जीक्यूटिव। पहले यूजर की बात करते हैं, देखो समझो। तो ये पहली कैटेगरी आपकी यहाँ पर कही गई है कि बेस्ड ऑन यूजर। तो ये हम कहते हैं कि उपयोगकर्ता।
ठीक है, उपयोगकर्ता के आधार पर कि आपके कितने उपयोगकर्ता यहाँ पर इस सिस्टम पे काम कर सकते हैं। तो याद रखिए कि यहाँ पर इस तरीके से हमने कहा कि आपका या तो क्या कहलाता है, सिंगल यूजर ओएस। ठीक है, पहला जो पार्ट आपका यहाँ पर आपका कहा जाता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पार्ट आपका यहाँ पर यूज किया जाता है जिसे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो डिजाइन किए गए हैं दो तरह से। ठीक है, नॉर्मली आपके किसी पर्टिकुलर कंपनी, आप यूजर की बात करें, जैसे मान लो कोई भी यूजर है, ठीक है, उस पर्टिकुलर यूजर के लिए एक सिस्टम आपका है और इस पर कोई यूजर कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर एट ए टाइम केवल और केवल कितना यूजर कार्य कर रहा है, एक यूजर। तो हम कहते हैं कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि उस पर एक समय पर केवल और केवल एक ही यूजर कार्य कर सकता है, वो कौन सा कहलाता है, सिंगल यूजर। ठीक है, जैसे हमारे घर में जो हम जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, पीसी, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर, इस पर्सनल कंप्यूटर में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है, सिंगल यूजर। ठीक है, लिखो, हेडिंग डालो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें लिखिए, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे जिसे विशेष रूप से जिसे विशेष यूजर्स जिसे विशेष रूप से विशेष रूप से एक उपयोगकर्ता एक उपयोगकर्ता एक उपयोगकर्ता के द्वारा एक उपयोगकर्ता के द्वारा कार्य करने हेतु डिजाइन किया गया है। कार्य करने हेतु डिजाइन किया गया है। डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एट ए टाइम हम कहते हैं कि आपका सिंगल यूजर, तो हम कहते हैं कि सिंगल यूजर टू वर्क। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक उपयोगकर्ता ही कार्य कर सकता है। लेकिन अब सिंगल यूजर के पास में जरूरी नहीं होता कि सिंगल यूजर एक समय में केवल और केवल कितने काम कर सकता है, एक। तो वो एक से ज्यादा काम भी कर सकता है। तो यहाँ पे सिंगल यूजर की कहानी, अब इसमें भी एक पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, हमारे जो सिस्टम में होते हैं या तो हम कहते हैं सिंगल यूजर, ठीक है, सिंगल टास्क। ठीक है, एक यूजर और केवल कितना कार्य है, एक। तो ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो आपको याद रखना है, जो कि कौन सा है, डॉस। डॉस का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब एक यूजर एक समय में एक ही कार्य कर सकता है, तो प्रोसेसिंग कौन सी होगी, सीरियल। ठीक है, हम कहते हैं कि यहाँ पर सिंगल यूजर के लिए डिजाइन था, लेकिन धीरे धीरे हम यहाँ पर यूज करने लगे आपके कौन से, सिंगल यूजर, और कार्य कितने हो गए, एक या एक से ज्यादा। आजकल मल्टीटास्किंग यूज करते हैं हम। ठीक है, समांतर एक से अधिक कार्यों को करने की बात करें, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क की जब भी बात करें, जैसे आपने नाम सुना होगा, किसका नाम सुना होगा, MS विंडोज। MS विंडोज के अलावा कौन सा आ गया, मैक। ठीक है, आजकल ये जो सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए काम में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें, आप लोगों ने जितने भी नाम सुने हैं, जो कि कौन से वाले ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल। ठीक है, मोबाइल फोन में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे स्पेशली आप लोगों ने नाम सुना होगा, एंड्रॉइड का नाम सुना होगा। ठीक है, ऐसी विन ओएस का नाम सुना होगा।
ठीक है, जैसे कि कौन सा हो सकता है, iOS हो सकता है। ऐसे ही हम कहते हैं ब्लैकबेरी, आपका क्या हो सकता है, ओएस। पहले सैमसंग में बाडा आता था, नोकिया में सैम्बियन आता था, जियो के फोन में कई ओएस आता है, ये सब कैसे हैं, सिंगल यूजर। लेकिन अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है, जैसे समझो, एक बार समझो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया कि लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, लाइनेक्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ठीक है, सिंगल यूजर सिंगल टास्क, सिंगल यूजर मल्टीपल टास्क, मल्टीपल यूजर सिंगल टास्क, मल्टीपल यूजर मल्टीपल टास्क। तो आप कह रहे हैं मल्टी यूजर मल्टी टास्क होता है। ठीक है, देखो ऐसे ही हम कहते हैं कई बार ऐसे सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं स्टेटमेंट पर बेस। तो यहाँ पर वह ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपके केवल एक ही यूजर एफिशिएंटली किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, तो वो कौन से वाले होंगे, सिंगल यूजर। अब लेकिन दिक्कत क्या है, देखिए इन सिस्टम में आपके हम कह सकते हैं कि एक समय में एक ही यूजर काम कर रहा है। अब लेकिन किसी कंपनी के अंदर 100 यूजर है, ऐसा समझो। ठीक, किसी कंपनी के अंदर 100 यूजर है। ठीक है, 100 यूजर समांतर काम करना चाहते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि सब 100 कंप्यूटर है और 100 कंप्यूटर में हम क्या डाल लें, ओएस। अब 100 कंप्यूटर में ओएस डालेंगे। ठीक है, तो जब 100 कंप्यूटर में ओएस डालेंगे, अगर आप प्रोप्राइटर सॉफ्टवेयर विंडोज यूज करोगे तो लागत बहुत ज्यादा आएगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि सब लाइनेक्स डाल लो। ठीक है, लाइनेक्स डाल लो, लाइनेक्स फ्री है और फ्री के साथ में कैसी है, मल्टी यूजर भी है। तो याद रखिए कि आजकल क्या किया जाता है, ठीक है, आपके यहाँ पर क्या होता है कि कोई भी आपका सिस्टम होते हैं, तो हमारे पास में मल्टी सिस्टम हो गए। इन सिस्टम पर समांतर आपके कितने यूजर काम करते हैं, एक से ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पर ये जितनी भी सिस्टम्स होते हैं जिनमें एंड पॉइंट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, और एंड पॉइंट डिवाइस के रूप में यूज किया जाता है, तो इन सभी को हम किस नाम से जानते हैं, टर्मिनल। ये टर्मिनल्स हैं सारे के सारे। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये सब यूजर जो कनेक्टेड होते हैं आपके एक पर्टिकुलर पार्ट से, हम कह सकते हैं ये, या हो सकता है कि सिंगल पार्ट पे भी हो सकते हैं। तो यहां पर इस वाले भाग में और यहां पर एक ओएस इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे आपके जैसे हम कहते हैं ना कि आपके जैसे लाइनेक्स है, लाइनेक्स में एक से ज्यादा यूजर समांतर क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो समांतर एक से अधिक यूजर को कार्य करने की क्षमता प्रदान करते हैं, ठीक है, तो वो वाले कौन से कहलाते हैं, मल्टी यूजर कहलाते हैं। तो लिखो मल्टी यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें लिखिए मल्टी यूजर, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंप्यूटर सिस्टम, एक कंप्यूटर सिस्टम को, एक कंप्यूटर सिस्टम को एक से अधिक, एक से अधिक यूजर, एक से अधिक यूजर द्वारा, एक से अधिक यूजर द्वारा डिजाइन, एक से अधिक यूजर द्वारा उपयोग में लेने हेतु, एक से अधिक यूजर द्वारा उपयोग में लेने हेतु डिजाइन किया गया है, डिजाइन किया गया है। तो ये हम कहते हैं कि आपके एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है इसमें,
तो ये बेसिकली किस पर्पस के लिए किया गया है? या तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिसोर्स की क्या करना चाहते हैं, शेयरिंग, तो ये रिसोर्स शेयरिंग बोल सकते हैं। तो या फिर ये जो सिस्टम होते हैं वो उपयोग किए जाएंगे, वो किस बेस पर किए जाएंगे, टाइम शेयरिंग। तो ये आप कह रहे हैं कि एक ही सिस्टम को मल्टीपल यूजर द्वारा साइमल्टेनियसली एक्सेस, तो यहाँ पर देखो इस वाले पार्ट में आपका सेम टाइम पर एक्सेस होता है, और ये जो मल्टीपल यूजर जो भी होंगे वो हमेशा, ठीक है, हम कहते हैं कि साइमल्टेनियसली एक्सेस कर सकते हैं, कि समांतर सेम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को नाम ध्यान रखना है, सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था, यूनिक्स। लेकिन यूनिक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, लाइनेक्स। ठीक है, आज के समय पे जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम यूज कर रहे हैं वो सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें, आजकल जो सर्वर पर बेस कंप्यूटर आते हैं, जैसे विंडोज सर्वर, नाम सुना है, आता है ना, विंडोज सर्वर 2000, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2008, विंडोज सर्वर 2012। तो ये जो विंडोज सर्वर वाले कंप्यूटर हैं वो भी आपके हो सकते हैं। ऐसे मेन फ्रेम कंप्यूटर के अंदर आपका होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में IBM जेड ओएस, ये प्रमुख रूप से कौन से कंप्यूटर में काम में लिया गया है, मेन फ्रेम। क्या कह रहे हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर में भी, भाई मेन फ्रेम कंप्यूटर सिंगल यूजर है या मल्टी यूजर है? अरे मेन फ्रेम कंप्यूटर सिंगल यूजर होता है या मल्टी यूजर? मल्टी यूजर। तो प्रमुख रूप से हम कहते हैं कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है, ऐसे जैसे जनरली हम कहते हैं कि ऐसे स्थान पर उपयोग करते हैं जहां पर एक से ज्यादा उपयोगकर्ता किसी रिसोर्स को क्या करते हैं, एक्सेस। जैसे ये कौन हो गया, सर्वर। इसलिए सर्वर एंड सिक्योरिटीज में आप जब भी देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है, लाइनक्स। ठीक है, आज हम देखोगे, हाँ, समांतर, समांतर एक्सेस कर सकते हैं टाइम क्वांटम के बेस पर, कि भाई कुछ समय के लिए ये टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया तो दूसरा, फिर टाइम क्वांटम एक्सपायर हो गया तो तीसरा। ठीक है, सेम एक्सेस। तो यहाँ पे देखो जितनी भी आपके सिस्टम है, आप ऐसे समझो, भाई आप लोगों ने यहाँ पे कहा, जैसे एग्जांपल समझो कि किसी बैंक का सर्वर है। ठीक है, बैंक का, यहाँ पे किसी भी बैंक के मुख्यालय में मुख्य सर्वर एक होता है या एक से ज्यादा होता है? एक ही, एक या एक से ज्यादा? एक ही होता, मेन सर्वर तो सबका एक ही होता है। ठीक है, हर, चाहे रेलवे की बात करो, चाहे बैंकिंग सिस्टम की बात करिए, चाहे MNC कंपनी की बात करिए, चाहे बीमा कंपनी की बात करिए, सबका मेन सर्वर क्या होता है, एक। अगर मेन सर्वर ने काम करना बंद कर दिया तो क्या उससे कनेक्टेड अन्य सिस्टम काम कर पाएंगे? नहीं। अगर ब्रांच गए, आज सर्वर काम नहीं कर रहा, पैसे का लेन देन नहीं होगा। नेट बैंकिंग से चेक किया तो भी नहीं हो रहा, ATM से पैसे निकालने गए तो भी नहीं हो रहा, क्योंकि वो सब कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, मेन सर्वर से। और मेन सर्वर किसी बीमा कंपनी, बैंक, MNC कंपनी, बड़े ऑर्गेनाइजेशन में मेन सर्वर के रूप में जो कंप्यूटर काम आता है वो कौन सा कंप्यूटर, मेन फ्रेम। और मेन फ्रेम सिंगल यूजर होता है या मल्टी यूजर होता है, मल्टी यूजर। तो हम कहते हैं मल्टी यूजर है। तो अब उस मेन फ्रेम कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम भी कौन से वाला होगा, मल्टी यूजर। देखिए, और इससे साइमल्टेनियसली मल्टीपल यूजर आपका एक्सेस करेंगे बेस ऑन टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग के बेस पर ही एक्सेस किया जाएगा। पता नहीं एक ब्रांच में कोई क्रेडिट कर रहा है, दूसरी ब्रांच में डेबिट कर रहा है, लेकिन वो कर किस पे रहे हैं, एक ही सिस्टम पर। और इसे कंट्रोल करने के लिए DBMS में ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट? अभी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में आता है, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती है वो होती है एसिड। ठीक है, एसिड प्रॉपर्टी, एटोमिसिटी, आइसोलेशन, कंसिस्टेंसी और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, उस पर बेस आपका ये काम करता है। तो यूजर्स के बेस पर बात करें, आइदर सिंगल यूजर होता है या मल्टी यूजर है। तो एग्जाम में देखो पहला क्वेश्चन यही आएगा, कौन सिंगल यूजर है, कौन मल्टी यूजर है। अब एक्चुअल में यहां पर आजकल ये सिस्टम आपके रिमोटली लोकेशंस पे होते हैं। तो यहाँ पे आपके कई जगह पर एक और वर्ड यूज हो जाता है और उसमें एग्जाम्पल आ जाते हैं, और वो वर्ड जैसे मान लो कई बार बोल देते हैं, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क। तो स्पेशली जो नेटवर्क के लिए डिजाइन किया गया है,
कि स्पेशली नेटवर्किंग में ही काम आएगा, उसके अलावा कहीं काम नहीं आएगा। वो कौन सा होता है? नेटवर्क। जो बेसिकली नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ये भी शामिल होता है। और सबसे प्रचलित ऑपरेटिंग सिस्टम नोवेल कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसका नाम कौन सा है? नोवेल नेटवर्क। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये या नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग में एक यूजर होता है या एक से ज्यादा होता है? ठीक है, मल्टी यूजर आएगा वहां पे भी। भाई वहां पे भी विंडोज सर्वर आएंगे, विंडोज सर्वर 2003 ये आपके यूज होते हैं। लाइनेक्स, ठीक है, देखो लाइनेक्स के कुछ वेरिएंट सर्वर के लिए है और कुछ वेरिएंट किसके लिए? जनरल यूज। तो एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहां से यही कि सिंगल यूजर कौन है और मल्टी यूजर। अब साथ में मिक्स कर देंगे कि सिंगल टास्किंग, अब कहते हैं सिंगल टास्किंग सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग मल्टी। तो यहाँ पे कई बार यहाँ पे जिससे समझो कि आपने यहाँ पर एक वर्गीकरण किया है। ठीक है, वर्गीकरण कौन सा वर्गीकरण किया है? कौन सा? मल्टी टास्किंग। तो ये जो मल्टी टास्किंग वाला जो पार्ट होता है, तो ये मल्टीटास्किंग आपका जो डिफाइन किया गया आइदर सिंगल यूजर के लिए होता है या मल्टी यूजर। ठीक है, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। बताओ अभी तक जो पढ़ा उसमें कोई पॉइंट समझ नहीं आया हो तो पूछो। मल्टी यूजर में साइमल्टेनियसली, देखो कोई भी काम जो होता है ना, ठीक है, एट सेम टाइम पे नहीं हो सकता हमेशा। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर एक ही समय पे आप जैसे समझो किसी फाइल में रीड भी कर रहे हो, राइट भी कर रहे हो, किसी फाइल के अंदर अब आप जैसे मान लो किसी फाइल में कॉपी कर रहे हो उसको डिलीट कर रहे हो सकता है कभी? नहीं। आता है ना कि लिखा हुआ आता है कि प्लीज फर्स्ट क्लोज द फाइल, पहले फाइल को बंद करो। हमेशा हम कहते हैं कि कॉन्करेंट साइमल्टेनियसली एक्सेस होता है, समांतर एक्सेस किया जा सकता है। और ये समांतर एक्सेस जब भी होता है तो हमें किसकी जरूरत होती है? किसकी जरूरत होती है? टाइम शेयरिंग। कि हम कहते हैं हर एक जैसे समझो एक समय में कितने लोग रिजर्वेशन कर सकते हैं? मल्टीपल कर सकते हैं। लेकिन हर सीट को रिजर्व करने के लिए प्रत्येक यूजर को एक लिमिटेड टाइम दिया जाता है। अगर जैसे आप जैसे ही उतने समय में नहीं करोगे तो आप जैसे सबमिट करोगे तो वो लॉग आउट हो जाएगा। देखिए, तो हम कहते हैं समांतर एक से ज्यादा उपयोगकर्ता काम कर सकते हैं, लेकिन उन सभी का एक टाइम डिसाइडेड। इसलिए हम कहते हैं कि टाइम शेयरिंग इज द लॉजिकल एक्सटेंशन ऑफ मल्टीटास्किंग। ये आगे मैं पढ़ाऊंगा कि टाइम शेयरिंग है वो किसका लॉजिकल एक्सटेंशन है? किसका एक्सटेंशन है? मल्टीटास्किंग और मल्टी। भाई आप कोई भी एक से ज्यादा काम तब कर सकते हो जब आप अपने समय को क्या करोगे? डिवाइड। भाई सेम टाइम पे आप दोनों काम नहीं कर सकते। सेम आपके हमेशा आपको अपने टाइम को डिवाइड करना पड़ेगा। सेम कैसे है कि प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर का जो टाइम है वो मल्टीपल प्रोसेस के बीच में क्या होता है? डिवाइड। तभी संभव है कि भाई आज अगर आप समझो, आज अगर ऐसे सिंपल एग्जांपल से समझो कि आज अगर आप अपने सब 5 सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो क्या पांचों सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो? आपको अपने टाइम को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। और डिवाइड करना ही क्या कहलाता है? टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग इसलिए किया गया ताकि आप कौन से टास्क को परफॉर्म कर सको? हम कह रहे हैं मल्टीपल टास्क कैन बी परफॉर्म ऑन ए सिस्टम बट दैट कैन बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। वो जैसे मैं एक काम कर रहा हूं, मैं यहां से यहां आ गया, ये दूसरा टास्क है, लेकिन मैं वहां से यहां आकर क्या हुआ? स्विच हुआ। तो स्विच हुआ तो सीपीयू ने जल्दी से अपना टाइम किसको दे दिया? इसको दे दिया। तो ये होता, बाकी कल हम डिटेल में पढ़ेंगे ये सब चीजें, इतना आप याद कर लो। अभी तो इंट्रोडक्शन